अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिनाहिल शेख और आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। व्यूअर्स, आज एक और कड़ा मुकाबला होने जा रहा है कराची में और आपको बताते चलें कि जो मुकाबला है वो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान में है। कौन है आज का फेवरेट, किसके चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के, आए डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक चीफ सेलेक्टर एंड साबिक टेस्ट प्लेयर हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर, सबसे पहले शुरू करती हूँ, आपकी फेवरेट टीम कौन है? रात में मैंने आपसे प्रेडिक्शन पूछी और अभी भी आपसे पहले प्रेडिक्शन पूछते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, होता ये कि जब आप किसी भी टीम को एनालाइज करते हैं ना, तो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स देखते हैं एंड देन आप उस प्लेइंग कंडीशन को देखते हैं जहाँ वो खेलने जा रहे हैं। आई थिंक इन चीज़ों को देखते हुए मुझे साउथ अफ्रीका इसलिए स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि उनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है 5 से 6 नंबर तक, और उसके बाद उनके पास जो बॉलर्स हैं थोड़ी सी कमी है, उनके फास्ट बॉलर्स अनफिट हो गए हैं, 2 जो कि इसका पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल रबादा और जैनसन जो है वो उसको खिलाएंगे। तो वो एक्सपीरियंस वाइज, हालांकि उनका परफॉर्मेंस अगर आप पीछे देखेंगे तो साउथ अफ्रीका मुसलसल अपने मैचेस हारते हुए आ रही है। एग्जैक्टली। हाँ जी, और अभी कराची में भी जो हुए हैं उनके 350 रन चेज भी करवा दिए, लेकिन आई थिंक ये हर मैच डिफरेंट होता है। 350 का चेज जो हो जाना, पाकिस्तान बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन इनकी बॉलिंग के बहुत ज़्यादा लैप्सेस थे, इनकी पूरी बॉलिंग भी नहीं थी। अब क्योंकि इनकी पूरी बॉलिंग भी होगी। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान को इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा नहीं खेलेगी। उसका रीज़न ये है कि ऑफ लेट अगर आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। अगर एशिया की अब कंडीशंस को देखते हुए देखें तो अफ़गानिस्तान की जो बॉलिंग है वो इनको बहुत सूट करती हैं, ये कंडीशंस जो सब कॉन्टिनेंट में होती हैं। तो इसलिए उनकी बॉलिंग का तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इन पिचेस के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ उनकी बैटिंग का है, क्योंकि वो इतनी कंसिस्टेंट बैटिंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कि अगर जो रन्स हैं 275 300 है वो करेंगे तो उनकी बॉलिंग इस काबिल है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अगर तो बॉलिंग उनकी बैटिंग अगर आज अच्छा कर जाती है, अगर वो पहले बैटिंग करते हैं बाद में अगर उन्होंने चेज करना है, तो आई थिंक मुकाबला तो बड़ा अच्छा होगा। बट आई वुड स्टिल से कि मैं उसको 70-30 का रेशियो देता हूँ इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके सर, साउथ अफ्रीका के आप बहुत फेवर में हैं, बट वही अगेन बताते चलें कि वो लास्ट 6 लॉसेस के बाद आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी हारे हैं। और अगर हम इनका हेड टू हेड भी देख लें तो जो रीसेंट 3 ODIs हुए हैं अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के, तो अफगानिस्तान 2-1 से जीता था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें ये देखना होगा कि वो खेले कहाँ थे। देखिए, जब साउथ अफ्रीका की, क्योंकि जो अफगानिस्तान है इसकी तो कोई होम ग्राउंड्स नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में कोई भी जाना नहीं चाहता, वहाँ कोई क्रिकेट नहीं होती। गो के इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ग्राउंड्स हैं, सब कुछ है। तो इन्होंने अपना होम ग्राउंड बनाया हुआ है शारजा में जब ये क्रिकेट खेलते हैं तो जिस किस्म की बॉलिंग है, क्योंकि शारजा में लो बाउंस पिचेस होती हैं, इस वजह से ये वहाँ पर एक्सेल करते हैं। जो ये सीरीज़ जीते भी हैं वो भी शारजा में जीते हैं, और शारजा उनकी फेवरेट है। जैसे ही ये वहाँ से बाहर निकलते हैं, यानी अगर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे या इंग्लैंड जाएंगे, तो थोड़ा ये स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज वहाँ पर एक तो गेंद स्पिन नहीं होता, और उनका जो मेन स्ट्राइक बॉलर है वो राशिद खान है। और राशिद खान जो है वो करे, मीडियम पेसर्स भी हैं जो लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं अभी भी फील करता हूँ कि साउथ अफ्रीका को, जो कराची की पिचेस को देखते हुए जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की बैटिंग ने बैटिंग की थी अगेंस्ट पाकिस्तान टॉप बॉलिंग, जिसमें फास्ट बॉलर्स भी थे, स्पिनर्स भी थे, तो 350 रन्स किए जो कि पाकिस्तान ने चेस कर लिए थे, जो ट्राई नेशन सीरीज़ में हुआ था। सो इसलिए, और उनकी फील्डिंग है ना, आउटस्टैंडिंग फील्डर्स भी हैं वो। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है। हाँ, हमने देखा कि इन द पास्ट वो चोक कर जाते हैं नॉकआउट स्टेजेस के ऊपर, लेकिन रिसेंटली अगर आप देखें तो उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट भी खेली है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेली, और जिसकी बेसिस के ऊपर वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। ये पहली दफ़ा है कि साउथ अफ्रीका की टीम टेस्ट मैचेस के फाइनल में खेली है, और वो लॉर्ड्स में खेलेगी, इंग्लैंड में खेलेगी, वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका जो टेस्ट सीरीज़ है जून में होना है वो। सो ये चीज़ें देखते हुए मैं देख रहा हूँ कि ये टीम इतनी बुरी नहीं है, इसलिए मैं उसको राइट ऑफ नहीं कर सकता। सर, बेसिकली आप कह रहे हैं कि अगर तो साउथ अफ्रीका एक अच्छा टोटल बना लेती है, ओनली देन दे कैन विन, क्योंकि अफगानिस्तान वो चेज़ नहीं कर सकेगा। इसीलिए मुझे टू सम द अदर ये फीलिंग हो रही है कि अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीता तो इसी वजह से वो पहले अफगानिस्तान को बैटिंग के लिए कहेगा,
ताकि वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके 200-250 के अंदर और उसके बाद ये इनकी जो बैटिंग है शाम का एडवांटेज लेते हुए अंडर लाइट्स जो है वो उसको चेस कर सके। लेकिन अब देखना होगा क्योंकि जब टॉस होगा तो पता लग जाएगा, लेकिन स्ट्रेटजी मुझे यही लगती है कि टॉस जीतने वाली जो टीम है ना वो प्रॉब्ली मुझे लगता है कि वो बैटिंग करेगी अफ़गानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेयर एज अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीतती है तो हो सकता है वो अफ़गानिस्तान को बैटिंग की दावत दे। ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान भी पहले बैटिंग की तरफ ही जाना चाहेगी। अफगानिस्तान इसलिए बैटिंग करने जाएगा क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है उनकी बॉलिंग है। सो वो कोशिश करेंगे कि जितना भी टारगेट वो देते हैं, यानी अगर उनकी बैटिंग 200, 250, 270 अगर कर भी जाती है तो देन उनकी बॉलिंग इस किस्म की है कि वो रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगी और आउट करने की कोशिश करेगी साउथ अफ्रीका की टीम को। सो मुझे यहाँ स्ट्रेटजी में थोड़ा सा लगता है कि टॉस जीतने वाली टीम जो है ना वो क्या करने जा रही है। सर, तो साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि साउथ अफ्रीका की कहाँ स्ट्रेंथ्स हैं, और फिर हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान की कहाँ स्ट्रेंथ्स हैं, ताकि दोनों टीम्स का हमारे पास एक कंपैरिजन हो कि कहाँ कौन जीत सकता है। देखिए, एक तो अगर आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग को देखते हैं ना तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मुझे इसलिए नज़र आती है कि इनके जो अनफिट प्लेयर्स थे वो भी वापस आ गए हैं। बबूमा और रिकल्टन जो है वो इनके ओपन करते हैं और वो रिकल्टन ने बड़ी अच्छी इनिंग भी खेली हुई है, बबूमा ने भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। दे आर इन फॉर्म, और जो पिचेस बनती हैं वनडे में वो बैटिंग के लिए साजगार होती हैं। फिर इनके जो अनफिट प्लेयर थे डिसन वो वापस आ गए हैं, फिर मिलर टीम में वापस आ गए हैं। क्लासें जो है वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हैं। उनका जो मेरे ख्याल है ओडीआई में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है राउंड अबाउट 117, और बाकी जितने भी इनके दूसरे बैटर्स हैं वो 80 और 90 की रेंज में, 90 और 100 की रेंज में जो है उनका स्ट्राइक रेट है, जो कि ओडीआई की क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये मेन स्टेज जो इनके 4 से 5 ऊपर जो बैट्समैन हैं, जिसमें माकरम वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हैं। सो इसलिए ये पूरे का पूरा रिलाय करेंगे अपने टॉप ऑर्डर बैटिंग के ऊपर कि इनफ रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं, ताकि इनकी बॉलिंग जो रिलेटिवली थोड़ी सी मुझे वीक नज़र आती है बिकॉज ऑफ द इंजरी इश्यूज, जो कि इनके दो बॉलर्स नहीं हैं, लेकिन स्टिल इनके पास अगर हम देखें रबादा बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर रहे हैं, एक्सपीरियंस बहुत है उनका। फिर येंसन टॉल गाय लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, वो आके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराउंडर में भी इनके पास मल्डर हैं जो आके वो बीच में बॉलिंग करते हैं। एंड देन दो बहुत ही अच्छे स्पिनर भी हैं, जिसमें तबरेज़ शम्सी है और उसके बाद आप देखें तो केशव महाराज है। सो अब डिसाइड इनको ये करना होगा, क्योंकि हमने ये देखा कि एशियन कंडीशंस में आपको 2 स्पिनर्स के पास जाना पड़ता है। नॉर्मली अपने मुल्क में ये 1 स्पिनर खिलाते हैं और 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, लेकिन मुझे फीलिंग है कि यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में, यहाँ दुबई में ये लोग 2 स्पिनर्स के साथ ही जाए। हमने बाकी भी जितने पहले मैच देखे हम ये देखे हैं कि स्पिनर्स अच्छे, लेकिन कल तो खैर फास्ट बॉलर्स का भी बहुत अच्छा दिन था। रोल उन्होंने बड़ा अच्छा प्ले किया इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इंडिया और उसकी बात करते हैं जो मैच बांग्लादेश का हुआ, शमी ने 5 आउट किए, लेकिन आप देखें कि उसमें जो स्पिनर्स का रोल था बहुत इंपॉर्टेंट था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी रेट। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ज़्यादा रन्स नहीं दिए, गो विकेट्स नहीं मिली, लेकिन वो अंडर 5 के उसमें रही, जो कि एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है। और यही चीज़ जो मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान मिसिंग लिंक, जो हम हमेशा से बात करते चले आए हैं कि पाकिस्तान के पास जो प्रॉब्लम है, उन्होंने स्पिनर्स डाले ही नहीं। उन्होंने पार्ट टाइम स्पिनर से काम लेने की कोशिश की, जो कि इनको हर्ट कर सकता है अगेंस्ट इंडिया। देखें, इंडिया के तीनों स्पिनर्स ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की अगेंस्ट बांग्लादेश। पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो क्रंच मैच खेलना है 23 तारीख को, उसमें पाकिस्तान के पास मुझे लगता है कि काफ़ी इश्यूज होने वाले हैं। इमामुल हक में पता लगा रेडी टू फ्लाई से राइट नाउ, हाँ जी, वो पहुंचने वाले दुबई, और आज प्रैक्टिस सेशन में भी रिपोर्ट से ही आ रही है कि प्रैक्टिस सेशन में वो हिस्सा लेंगे। वो हिस्सा लेंगे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का ओपनिंग स्लॉट तो आपको मसला रह गया कि वो तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि इमामुल हक ओपन करेंगे। सर एक साइड हुई है डन दूसरी पे भी बहुत सवाल, बड़ा सवालिया निशान है, उसमें तुम चेंज नहीं कर सकते। देखें, नहीं, दूसरी पे आप जो सवालिया निशान कह रही है ना, उसमें मैं नहीं समझता कि भी अब आपने बाबर का एक माइंडसेट बना दिया कि तुमने ओपन ही करना है। अब आप लास्ट मिनट में सोच रहे नहीं यार तुम नंबर 3 आ जाओ, क्योंकि शुरू से ही बाबर को नंबर 3 होना चाहिए था। उसका रीज़न ये है कि अगर ओडीआई की उसकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे ना तो उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हुई है एज नंबर 3 बैटर। उसकी नंबर 1 बैटर भी रहा है वो आईसीसी रैंकिंग में। सो आपने उसको अब जब डिस्टर्ब कर दिया और उसको कह दिया कि आप ओपन करेंगे, अब आप कहते हैं नहीं ये क्रंच मैच में आप नीचे आ जाएं। सो अगर आप बहुत ज़्यादा चेंजेस इस तरह करेंगे ना तो टीम का थोड़ा सा मोरल गिरता है। सो अननेसेसरी मैं नहीं समझता कि
बहुत ज़्यादा इनको चेंजेस करनी चाहिए। इनको पॉजिटिव रहना चाहिए, फर्म रहना चाहिए कि ठीक है आप एक मैच हार गए, कोई बात नहीं, आपका अगला मैच जो है वो नया दिन है, आपके पास रिसोर्सेज सारे मौजूद हैं, लेकिन मसला सिर्फ यही कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, यानी जिनसे आप डिपेंड कर रहे हैं। देखिए अब मैं थोड़ा सा फ़र्क आपको ये बता देता हूँ। कल के मैच में इंडिया और बांग्लादेश के मैच में 2 सेंचुरीज हुई। एक सेंचुरी हुई लूजिंग एंड पे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक सेंचुरी हुई विनिंग एंड के ऊपर, जिसमें इंडिया ने, शुभमन गिल ने जो आउटस्टैंडिंग सेंचुरी स्कोर की। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आपकी कंट्रीब्यूशन टीम में जीत का किरदार अदा करे वो उसके मानी होते हैं। सो बाबर जितने मर्जी रन्स कर ले, अगर उसकी टीम नहीं जीतती तो कोई फ़ायदा नहीं। रिजवान अगर जितने मर्जी रन्स कर ले, सो इनके जो भी कंट्रीब्यूशन से जब ये वो पाकिस्तान की टीम को जिताएंगे तभी उसका फ़ायदा है। देखिए ना, शामी ने 5 आउट करके अपनी टीम के लिए वो कंट्रीब्यूशन किया जिसकी जो जीत का जामिन बनी। तो ये ही वो चीज़ होती है जिसमें जो ग्रेट प्लेयर्स हम कहते हैं कि जी बहुत बड़े प्लेयर्स हैं ये हैं, वो सिर्फ अपने रन्स बनाने से ही नहीं होते। लोग तेंदुलकर को इतना बड़ा प्लेयर कहते हैं, ठीक है बहुत आउटस्टैंडिंग वो उन्होंने उनका करियर रहा है, लेकिन उनके लिए यही कहते हैं कि उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया को जिताया नहीं, इंडिया ऑन दी लूजिंग एंड दी, लेकिन आप उसकी क्लास को तो नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए कहते हैं कि जो इम्पैक्ट प्लेयर्स की हम बात करते हैं कि उनकी वजह से जो मैच का पासा जो है ना वो उनके हक में चला जाता है। जो भी प्लेयर वो कंट्रीब्यूशन करता है जिसके लिए वो मतलब माना जाता है कि अगर बैटर है तो उसने बैटिंग में बड़ा अच्छा करके अपनी टीम को ऐसे मकाम तक ले गया जहाँ से दूसरी टीम उस हदफ तक नहीं पहुँच सकी। इसी तरह बॉलर्स अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इंडिया की बैटिंग पावर हाउस को, अगर हमारे ये तीनों बॉलर्स फास्ट बॉलर्स अगर जल्दी आउट कर देते हैं तो आई थिंक वो कंट्रीब्यूशन होगा जो पाकिस्तान की जीत का ज़ामिन बनेगा। सर आप इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान की टीम में आज आपके लिए किसके ऊपर आपको लगता है कि आई बॉल ज़्यादा सेट होंगे? बिकॉज मुझे तो लगता है राशिद खान से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं अफगानिस्तान टीम को लेकर। देखिए राशिद खान से डेफिनेटली हैं क्योंकि वो उनके बड़े की बॉलर रहे हैं, वो उनके एस बॉलर हैं, हमेशा वो उनको कंट्रीब्यूट करके देते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो रन्स तो करके देना ऑन द बोर्ड। अगर वो पहले बैटिंग करते हैं और अगर खुदा ना खास्ता 150-160 के ऊपर वो आउट हो जाते हैं, ठीक है फाइट फिर भी वो देंगे, लेकिन रन्स ऑन द बोर्ड जब तक नहीं होंगे, इसीलिए थोड़ी सी मुझे जो इनकी बैटिंग वो फ्रेजाइल नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि 300 क्रॉस कर जाएंगे या 325 क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि इनके उसमें गुरबाज आके ऊपर से हिट मारते हैं। अगर तो वो रह गए, ज़ैदरान जो है वो बहुत ही अच्छे इनकी बैटर हैं जो ऊपर आके खेल रहे होते हैं। फिर बाद में मैंने देखता हूँ कि बीच में इनके ऑलराउंडर ज़्यादा, उमर ज़ई है, उसके बाद इनका जो कैप्टन है शाहिदी वो आके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वो खेलते हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि कोहली है, या जैसे हम कहते हैं बाबर आजम है या रिजवान है, ये टीम को लेके जाएंगे, जैसे अब सलमान अली आगा हमारे पाकिस्तान के किस तरीके से लेके अपनी टीम को चलते हैं। सो इस किस्म के बैटर्स मुझे इनकी टीम में इतने नज़र नहीं आते। तो बैटिंग अगर तो क्लिक कर गए अफगानिस्तान की तो वो फिर इनकी जो बॉलिंग है वो थ्रेट होगी साउथ अफ्रीका के लिए। ठीक है, अच्छा सर, बट आप ये कह रहे हैं, बट काफ़ी लोगों का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान का जो एशियन कंडीशंस में जो है एक कमबैक है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज़ उनको ये भी कहा जा रहा है बिकॉज़ पाकिस्तान की अब इतनी बुरी कारकर्दगी जा रही है तो उनको सेकंड बेस्ट टीम कहा जा रहा है एशिया की। फर्स्ट ऑब्वियसली बीइंग इंडिया, तो सेकंड अफगानिस्तान को कहा जा रहा है। देखिए उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप जिस तरीके से आप एनालाइज करते हैं वो ये देखते हैं कि इन द रीसेंट पास्ट उस टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सो अगर हम सब कॉन्टिनेंट की टीमों का अगर हम मुवाजना करें, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और अगर अफ़गानिस्तान को देखें, तो इसमें इंडिया के बाद जो सबसे अच्छी टीम नज़र आती है परफॉर्मेंस वाइज वो अफ़गानिस्तान है। इसलिए जो भी लोग बातें कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जो है एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, सो उसका रीज़न यही है कि इनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी हैं। और एक तो जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे जो अफ़गानिस्तान में नज़र आती है ना, वो ये है कि पैशन बहुत है इनको। देखें आप इस वक्त अफ़गानिस्तान की हालत देखें क्या है। उनके लिए तो ये क्रिकेट उनकी तो गवर्नमेंट की क्रिकेट ही बंद कर रही थी। आप देखें उन्होंने लड़कियों की क्रिकेट ही बंद कर दी है, वहाँ तो उनको खेलने भी नहीं देते। सर क्रिकेट की आप बात करें, वहाँ तो एजुकेशन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वैसे बात करूँ तो उनको सामने रखते हुए अफ़गानिस्तान की ये टीम जिस पैशन के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ खेलती है वो तो बहुत ज़बरदस्त वो है, क्योंकि इनके अपने होम ग्राउंड्स भी नहीं है, ये बाहर के ममालिक में खेलते हैं, वो इनका होम ग्राउंड है। सो वो चीज़ें देखते हुए इनकी जो परफॉर्मेंस अगर ऊपर जा रही है तो इनको दाद देनी चाहिए।
ठीक है। अच्छा, पिच किसी एक साइड को फेवर करेगी या नहीं? दोनों के लिए इक्वल पिच है आज? मेरे अपने नज़दीक तो ये बहुत ही अच्छी बैटिंग पिच होगी। इसमें कोई किसी किस्म का कोई मुझे लगता है ख़ास एडवांटेज सच नहीं होगा अर्ली, क्योंकि आप देखें मैचेस शुरू होते हैं 2 बजे। सूरज इतना निकला हुआ होता है कि जो भी ये जो प्रिपरेशन पिच के ऊपर होती है जिसमें पानी या कोई भी नमी का जो एलिमेंट होता है वो बाय 2 PM वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो वो अर्ली जो कहते हैं कि ये कुछ एडवांटेज मिल जाएगा, बॉल सीम होगा या स्विंग होगा, तो वो भी मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन हाँ, क्योंकि नई बॉल होती है तो उसकी नेचुरल स्विंग तो आपको नज़र आएगी कि कोई गेंद आउट स्विंग हो गया, कोई गेंद जो है, क्योंकि ख़ास तौर पर मैं इसकी बात करता हूँ जो अफ़गानिस्तान के जो बॉलर्स हैं ना, वो क्योंकि मीडियम पेसर हैं तो वो हवा में थोड़ा सा स्विंग करने में कामयाब हो जाते हैं। उनका फजलुल्लाह फारूकी जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, उम्र से ही बड़ी अच्छी इन स्विंग बॉलिंग करते हैं। तो उनको सेकंड टाइम में बॉलिंग ज़्यादा प्रेफर होगा? ये डिपेंड करता है। मेरे अपने नज़दीक ये लोग सेकंड बॉलिंग प्रेफर करेंगे बिकॉज इनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। सो ये लोग सेकंड टाइम अगर तो ड्यू फैक्टर नहीं आता कराची में तो ये अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको पहले बैटिंग करनी है अगर, तो वो रन्स फिर उनको तो और वो थोड़ा उनके लिए डराना है। एग्जैक्टली वो मुझे इशू लगता है। ओके सर, हम आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। यू बीइंग द चीफ सेलेक्टर, अपने आप अगर रफ से हमें प्लेइंग 11 बता सकें साउथ अफ्रीका के और अफगानिस्तान के। देखिए, साउथ अफ्रीका के तो मुझे जो प्लेइंग 11 लग रही है उसमें तो रिकल्टन और बाबूमा जो है वो शायद ओपन आएंगे। ठीक है। माकरम नंबर 3 आएंगे, डुसन है उनके नंबर 4 पे। इन दोनों में से वो चेंज करते रहते हैं, कभी नंबर 3 में, क्योंकि माकरम ओपन भी करते हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि 3 वो होंगे, 4 पे वो। क्लासा इनके 5 नंबर पे बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटर हैं, वो आएंगे। फिर मिलर लेफ्ट हैंडेड बैटर जो कि जिसके ऊपर ये पूरी डिपेंड करते हैं, तो ये इतना बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर हाउस है। सो ये तो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये करेंगे। फिर इसके बाद इनके पास जो है फिर वो ऑलराउंडर्स के उसमें मल्डर आ जाते हैं। फिर इनके बाद 2 स्पिनर हैं जिसमें शमसी और महाराज होंगे, एंड रबाडा एंड जॉनसन। ये इनकी पूरी टीम मुझे नज़र आती है जो आज ये प्लेइंग 11 में हो। और अफगानिस्तान की अगर बात की जाए, क्योंकि अफगानिस्तान पे आप इतना कॉन्फिडेंस नहीं शो कर रहे हैं। अफगानिस्तान की क्योंकि उनको देखें जदरान और ये जो गुरबाज हैं ये ओपन करते रहे हैं, और उसके बाद फिर नीचे जो इनके जो ख़ास तौर पर मैंने देखा गुलबदन नायब जो है उन्होंने चंद बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं। रहमत शाह जो हैं वो बड़े अच्छे बैटर हैं, वो भी आ सकते हैं, शायद ये खुद। सो ये 4 से 5 बैटर जो टॉप में हैं ये आते हैं। फिर नीचे आके ऑलराउंडर्स में नबी आके इनको हेल्प आउट करता है, फिर ये राशिद खुद बैटिंग कर लेते हैं। सर आपने टॉप ऑर्डर तो बता दिया उनका बैटिंग का, तो वहाँ तक तो हम अभी रखते हैं। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द हम वापस आएंगे। देखते रहिए चैंपियन का फैसला। जी व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपको दिखाया टॉस हो चुका है और साउथ अफ्रीका टॉस जीत के पहले बैटिंग की तरफ जा रहा है। आए सर हारून रशीद से बात करते हैं। सर बताएं कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है और जैसे कि आप अभी कहते रहे हैं कि उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत आपको कंपैक्ट और बहुत अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने भी पहले अपनी बैटिंग को ही, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ है, तो उसकी तरफ वो जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है क्या होगा? और यहाँ पे मैं ये भी ऐड करती चलूँ कि अफगानिस्तान का वैसे प्लान बैटिंग ही था, जैसे कि आपने कहा। बॉलिंग था। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो बॉलिंग अब करेंगे, बट पहले वो भी बैटिंग करना चाह रहे हैं, इसलिए कि वो उनकी क्योंकि बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए आई थिंक जो हमने एनालाइज किया था तकरीबन उसके मुताबिक ही हुआ कि जो साउथ अफ्रीका वो पहले बैटिंग करके इनफ रन्स ऑन द बोर्ड लगाना चाहती है, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है अफगानिस्तान की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो होप करते हैं कि हमारी बॉलिंग जो है वो उनको मतलब मदद देगी सेकेंड टाइम बॉलिंग में। बट स्टिल, लेकिन अभी मैं ये फील करता हूँ कि जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग को बड़ी सोच समझ के बैटिंग करनी होगी, क्योंकि उनके स्पिनर्स इतने बुरे नहीं हैं और अर्ली स्टेजेस पे जो उनके मीडियम पेसर्स हैं उनको थोड़ी सी मूवमेंट थ्रू द एयर मिलती है। सो उसको टैकल करना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान को भी पता है कि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल होने जा रहा है, क्योंकि हमने देखना ही है कि साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं वो जो अफगानिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है उसको किस तरीके से टैकल करते हैं। क्योंकि इसमें आप देखें कि 3 पावर प्लेज होते हैं 1 to 10 में, तो आपको 2 फील्डर्स दायरे से बाहर रखने पड़ते हैं 30 गज के, और उसके बाद 11 ओवर से लेके 40 ओवर तक सिर्फ आप 4 फील्डर्स बाहर रख सकते हैं। सो इस वक्त
तमाम के तमाम जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कब फास्ट बॉलर को लाना है, कब स्पिनर को लेकर आना है, क्योंकि आखिर के जो 41 ओवर से लेकर 50 ओवर्स तक आप एक फील्डर और बाहर लेके जा सकते हैं। सो वो उस वक्त फिर जो आप स्पिनर को कब इस्तेमाल करेंगे, सो इसलिए मैं समझता हूँ कि 3 स्पिनर्स तो इनके पास होंगे ही होंगे अफगानिस्तान के पास, क्योंकि अगर प्लेइंग 11 आ जाएंगी तो हमें पता लग जाएगा कि कितने स्पिनर्स के साथ वो जा रहे हैं। सर साउथ अफ्रीका का तो हमें पता चल चुका है कि हाल ही वो एक 1 स्पिनर के साथ शम्सी के साथ तबरेज़ शम्सी के साथ जा रहे हैं, वो उनके कैप्टन का कहना था। अच्छा नहीं, क्या महाराज नहीं खेल रही, ये तो मैं नहीं सुनता। खैर अगर प्लेइंग 11 अभी आ जाएंगे, हाँ आ जाएंगी, हाँ। सो वो लोग भी मेरा ख्याल है दोनों स्पिनर से ही उनको जाना चाहिए। अगर वो नहीं गए हैं तो फिर उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी। तो ये वो जो अफगानिस्तान का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, अगर फर्स्ट टू 10 ओवर से अगर वो उनको 3 से 4 विकेट्स मिल जाती हैं या 2 से 3 भी मिल जाएं तो आई थिंक वो बहुत समझेंगे अपने आप को कि हमने बहुत अच्छा किया। सर हम बात करते रहे हैं साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर की कि वो बहुत मतलब इम्पैक्टफुल होता है, बट यहाँ पर अभी यही पता चला कि क्लासन ड्रॉप हो चुके हैं अपनी इंजरी की वजह से, तो वो नहीं खेलेंगे। अच्छा क्लासन नहीं खेल रहे थे, ये उनको बहुत बड़ा डेंट है। फिर इन द मिडिल ऑर्डर, जी मिडिल ऑर्डर का बहुत बड़ा डेंट होगा। लेकिन फिर अब जो है वो मिलर को जो है वो बहुत ज़्यादा रोल अब प्ले करना पड़ेगा जो कि क्लासन पे प्ले करते थे। अब मुझे लगता है कि इसमें इनके पास क्योंकि डोसन वगैरह भी मौजूद हैं, सो आई थिंक इनकी ओपनिंग स्लॉट में भी चेंजेस हो सकती हैं जैसी अगर इनकी प्लेइंग 11 में सामने आ जाएगी। लेकिन स्टिल आई थिंक वो उसका नुकसान तो उनको होगा, लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल साइड्स हैं किसी एक टीम पे डिपेंड नहीं करती। हमने देखा पीछे भी कि अब सिर्फ पाकिस्तान ही है जो सब अपने एक मेन जो बैटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फिर वो उसके बाद फिर जो है वो इसमें इश्यूज जो हैं वो रहेंगे। लेकिन स्टिल आई थिंक कि ये हमारी मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका स्टिल हैव एन एज, क्योंकि टॉस भी जीत गए हैं पहले। क्लासन जैसे आप कह रहे हैं, क्लासन अगर ड्रॉप आउट हो भी गए हैं, दे हैव मिलर, तो वो मतलब अभी भी अपना नुकसान पूरा कर सकते हैं मेरे अपने नज़दीक। उनके पास क्योंकि रिजर्व में अच्छे बैटर्स मौजूद हैं। ठीक है सर, बट आपको क्या लगता है कि अब ओपन अभी तक आपके लिए कुछ क्लियर हो चुका है कि ओपनिंग किसके साथ वो कर रहे होंगे? बबूमा पहले कह रहे थे, बबूमा और रिकल्टन नहीं मेरे नजदीक ओपन करेंगे। अगर ये जोजी को खिला रहे हैं, अगर जोजी को खिला रहे हैं तो फिर वो नंबर 3 पे भी आके बैटिंग कर सकते हैं और माकरम नीचे चले जाएंगे। उसके बाद फिर वो आपके मिलर भी हैं, उसके बाद डिसन भी हैं। सो दे हैव गॉट अ गुड बैटिंग। लेकिन क्लासन को मिस करेंगे, ज़रूर क्लासन को मिस करेंगे। ठीक है सर, एग्जैक्टली लाइक यू आर सेइंग, और मेरा भी यही कहना है कि साउथ अफ्रीका का जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिडल ऑर्डर स्पेशली उनका बहुत एक्सप्लोसिव होता है। अब देखना ये है कि अफगानिस्तान कैसे टैकल करती है, क्योंकि अफगानिस्तान की जब हम बात करें तो हशमतुल्लाह शाहिदी का बार बार ये कहना है कि दे आर वेरी, मतलब वो पावर के साथ आ रहे हैं, वो जीतने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी मोराल जो है वो बहुत हाई देखी जा रही है। देखिए ये मिनाइल, ये जो टूर्नामेंट है ये सारी टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितनी भी टीमें आई हैं वो सब यही तैयारी करके आई हैं कि हमने जीतना है ये। सो इसलिए अगर कोई ये फील कर रहा है कि हमको पेपर पे कोई टीम वीक नज़र आ रही है, हम किसी को कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, बट उनको ऑन द डे परफॉर्म करना पड़ेगा तो वो जीतेंगे ना। सो सिर्फ कागज़ों पे अच्छी टीम नज़र आना इस बात की तो ज़मानत नहीं है कि आप मैचेस जीतते चले जाएंगे। हम पाकिस्तान को भी तो स्ट्रॉन्ग टीम ही समझते थे ना। हम पहला मैच हार गए हैं, अब हमारा दूसरा मैच कितना इंपॉर्टेंट हो गया इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आती है, परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है, अपने हर मैचेस जीत रही है। इंग्लैंड को उन्होंने अपने मुल्क में हराया, अब उन्होंने पहला मैच भी जीत लिया। पाकिस्तान तो ऑलरेडी लूजिंग नोट पर जा रही है। आप ट्राई नेशन पर हारे हैं, आप उसके बाद अपना पहला मैच हार गए हैं न्यूजीलैंड से, 3 मैच ऑन द ट्रॉट हार गए हैं। सो मेंटली और वैसे तो गिरे हुए होंगे, लेकिन इंडिया का एक ऐसा मैच होता है जो आपको लिफ्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ उनको पता है कि जो भी परफॉर्म करेगा वो हीरो बन जाएगा। तो मतलब इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की टीम के पास कैपेबिलिटी तो है, कैपेसिटी भी है, लेकिन डिलीवरेंस चाहिए। डिलीवरी नहीं हो रही जिसपे हम बैंक करते हैं जिन प्लेयर्स पे। आपकी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग जिसके ऊपर समझते हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो आपको डिलीवर करके नहीं दे रही। सर बट अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ कर ही रहे हैं तो पाकिस्तान टीम बाकी टीम्स की तरफ क्यों नहीं देखती? क्योंकि देखें साउथ अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, वो इतना कम्पैक्ट है, तो पाकिस्तान डज नॉट हैव अ वेरी कम्पैक्ट बैटिंग ऑर्डर। नहीं, बैटिंग ऑर्डर तो एक्चुअली है तो सही। देखें जो पाकिस्तान के पास बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान का ये टॉप, ठीक है हम बाहर से बैठ के ज़रूर क्रिटिसाइज़ कर लेंगे जी ये नहीं था, इसको लेना चाहिए था, इसको नहीं लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपने एक हेड कोच और उसके अंडर में जो टीम है और जो सिलेक्शन का जो पैनल है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी अगर लगाई हुई है तो उन्होंने
अपनी सोच के मुताबिक जो वो ये समझते हैं कि इन कंडीशन में बेस्ट अवेलेबल हमारे पास स्क्वाड हो सकता था वो ये है, वो उन्होंने वो चुना। अब उसमें ओपनर नहीं है, उसमें स्पिनर नहीं है, ये तो हम कह रहे हैं ना, लेकिन अगर वो इसको सामने रखते हुए अगर वो मैचेस जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली वो सबको नलिफाई कर देंगे। सर बट अगर हम ग्रुप ए का टेबल जो देख लें, क्योंकि जो 4 टीमें थी उन सब का एक मैच हो चुका है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि न्यूजीलैंड ऑब्वियसली इज़ लीडिंग, देन सेकंड पे इंडिया है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अपने मैचेस ज़रूर हारे हैं, बट बांग्लादेश फिर भी 3rd पोजीशन के ऊपर है। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अपने ही होम ग्राउंड में खुद हम होस्ट हैं, बट अभी तक वी आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल, क्योंकि हमारा जो है नेट रन रेट वो सबसे लो है। उसका रीज़न देखें ना आपकी, क्योंकि मार्जिन ऑफ जो डिफीट थी वो ज़्यादा थी, इसलिए आपका नेट रन रेट नीचे चला गया। जो अगर आप देखें बांग्लादेश और अगर आप इंडिया का मैच को अगर देखते हैं तो उसमें जो मार्जिन ऑफ डिफीट था वो पाकिस्तान के मुकाबले में कम था, बहुत कम। इसीलिए उनका जो आपको नेट रन रेट बेहतर नज़र आ रहा है। सो ये पाकिस्तान को एक तो इसको भी वो करना होगा, लेकिन अगर जैसे ही पाकिस्तान इंडिया को बीट करता है तो आपका नेट रन रेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो भी मार्जिन ऑफ डिफीट होता है वो उसमें कैलकुलेशन में आ जाता है कि आपने जितने नंबर ऑफ ओवर्स में कितने रन्स किए और आपकी ऑपोजिशन ने कितने नंबर ऑफ ओवर्स खेले तमाम टीमों के, तो उसका जो डिफरेंस है वो नेट रन रेट कहलाता है। बट सर आपका ये नहीं कहना कि देखें हमने देखा कि एक इंटेंट थी, एक फाइट थी बांग्लादेश के अंदर, फिर भी उन्होंने मतलब एक फाइट शो की टिल द एंड, बट पाकिस्तान जब खेल रहा था तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में पाकिस्तानी प्लेयर्स में वो फाइट नहीं नज़र आई कि वो जो अपना रिक्वायर्ड रन रेट था उसको पूरा कर लेते, थोड़ा सा बेहतर अपने उसको कर लेते ताकि वो बॉटम द टेबल ना होते। देखिए यही वो इश्यूज हैं जिसको पाकिस्तान को इंडिया के मैच से पहले सॉल्व करना है और वो इस तरीके से सॉल्व होगा कि आप अपने प्लेयर्स को किसी किस्म का दबाव में लाने की कोशिश ना करें। और दूसरे ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, जब ये बोर्ड पे देखते हैं कि आस्किंग रेट कहाँ जा रहा है, उसके मुताबिक दुनिया की तमाम टीमें उसके मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करती हैं, चेंज करती हैं। वेरएज़ पाकिस्तान आप देखें ना 10 ओवर में 21 रन, कभी से आप सोच नहीं सकते कि 10 ओवर्स में जबकि 2 फील्डर्स बाहर हों, जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग हो और ना गुड पिच, आप 20 और 21 रन नहीं करते। सो वो एक इशू है जिसमें इंटेंट की आपने बात की ज़रूर होनी चाहिए। बाबर अच्छी नहीं खेले, ठीक है 50 रन तो कर लिए, लेकिन क्या वो उसके पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हुए या नहीं हुए। दूसरा डेफिनेटली बीच में एक पैच आया था जो मैं समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट की गलती थी कि उन्होंने एक इंजर्ड प्लेयर को बैटिंग के लिए भेज दिया। जब आपने फ़खर जमान को अंदर भेज दिया तो आप देखें कि आपके सिंगल्स रुक गए, आपके डबल रुक गए, इसलिए कि बाबर अगर हिट मार के उसको कॉल करता था वो नो कर देता था। सो वो जो 5 से 6 ओवर का जो गैप था जिसमें वो मौजूद रहे फ़खर जमान, उसमें सिवाय बाउंड्री के तो और कोई रन ही नहीं बने ना। सो उसने भी पाकिस्तान के आस्किंग रेट को बढ़ा दिया, लेकिन फर्स्ट 10 ओवर्स में तो फ़खर जमान नहीं थे। उस वक्त जो 21 रन हुए हैं ना, उसमें बाबर की और जो दूसरे ओपनर आए थे सऊद शकील, ये उनकी गलती थी कि 10 ओवर में 21 रन नहीं होने चाहिए थे, कम से कम 50 रन होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाबर अनफॉर्चुनेटली एक मरतबा फिर से उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने सेल्फिशली खेला। यहाँ पर हम सर डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप देख रहे हैं चैम्पियन का फैसला। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नियो न्यूज़ की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियन का फैसला। व्यूअर्स, टॉस हो चुका है, साउथ अफ्रीका टॉस जीत चुका है, बैट फर्स्ट कर रहा है और प्लेइंग 11 भी हमारे सामने आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि वो ओपन कर रहे हैं टोनी डिजोर्जी से एंड रायन रिकल्टन से। हारून साहब बताएं, इनके ओपनर्स अब चेंज हुए कि पहले आपको लग रहा था कि बवूमा के साथ जाएंगे, बट अब बवूमा मतलब 3rd नंबर पे आ रहे हैं, तो हाउ डू यू फील कि अब इनके जो ओपनर्स हैं उनका कैसा किरदार होगा, कितने वो रन स्कोर कर सकेंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये भी कि उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्लासन का कि वो नहीं खेल रहे, वो ये लोग डेफिनेटली मिस करेंगे। और जैसे ही उसके अनफिट होने की वजह से इनको ये बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना पड़ा, क्योंकि बबुआ यूजुअली नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं, लेकिन जब क्लासन टीम में हो तो फिर वो ओपन पे चले जाते हैं और एक ओपनर को ड्रॉप करते हैं। वो इसलिए कि जो इनके दोनों ओपनर्स हैं ना वो भी नए हैं, रिकल्टन भी अभी नए आए हैं, जोर्जी भी अभी नए हैं और अभी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने आप को भी वो उस तरह मनवा नहीं सके। सो इसलिए अभी इसकी वजह से क्लासन की वजह से इन्होंने जोर्जी को और रिकल्टन को ओपन किया। बबूमा खुद 3 आएंगे, फिर नीचे आपके पास डसन भी हैं, मार्करम है, मिलर हैं। सो दे हैव स्टिल गॉट अ वेरी गुड बैटिंग लाइनअप। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर उनकी अफगानिस्तान की बॉलिंग को देखें तो फ़र्क क्या है कि उन्होंने अपने स्पिनर्स पे इन्हिसार किया है और इन्होंने सिर्फ एक स्पिनर खिलाया है,
क्योंकि मैं समझ रहा था कि शम्सी को ये खिलाएंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी कहा कि शायद इनके जहन में ये हो कि अफगानिस्तान के जो बैटर्स हैं वो शायद पेस बॉलिंग को इतना अच्छा नहीं खेलते। अगर ज़रा सा बाउंस हुआ तो येस इट इज़ ट्रू, अगर कराची की पिच के ऊपर थोड़ा बाउंस हुआ तो इनके फास्ट बॉलर्स थोड़ा तंग कर सकते हैं अफगानिस्तान के बॉलर्स को। लेकिन पहला टास्क जो साउथ अफ्रीका का है वो है कि बैटिंग। उनके जहन में 275 प्लस, 290 प्लस या इवन 300 प्लस उनके जहन में होगा। लेकिन जो अफगानिस्तान की बॉलिंग है वो प्रॉब्ली इतनी आसानी से करने नहीं देगी, क्योंकि इन्होंने ऐड जो किया है वो नूर अहमद को ऐड किया है। सो नूर अहमद भी एक स्पिनर हैं, नबी एक स्पिनर हैं, आपके पास फिर राशिद खान जो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, और इनके जो नए लड़के आए हैं अटल, वो नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे। सो उन्होंने भी अपनी बैटिंग और बॉलिंग को जो ना अच्छे 3 इनके पास स्पिनर हैं और उसके साथ साथ इनके पास फास्ट बॉलर्स भी बुरे नहीं हैं। सो मेरे अपने नज़दीक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। फर्स्ट 10 ओवर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका एज वेल एज़ फॉर अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान इन रोड यानी उसको विकेट्स मिल जाती हैं शुरू में, सो थोड़ा सा अपर एंड उनका आने का नज़र आता है। वेराज अगर 10 ओवर में कोई विकेट नहीं गिराई साउथ अफ्रीका ने, सो फिर साउथ अफ्रीका कैन प्ले वेल। एंड साउथ अफ्रीका के पास अच्छे चांसेस हैं अगर वो 270 प्लस ऑन द बोर्ड कर लें। यस, 275 प्लस अगर वो कर जाते हैं, सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी गुड चैलेंजिंग टास्क फॉर अफगानिस्तान का, क्योंकि बैटिंग लाइनअप आप मतलब बार बार कह रहे हैं कि इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए वो नहीं कर सकेंगे। मतलब करने को तो ज़रूर कर सकेंगे, उनका एम तो यही होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पार स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ कि वो 275 प्लस होगा, तो एक पार स्कोर होगा जहाँ फाइट होगी। सर, इंग्लैंड के कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि दे आर एक्साइटेड टू प्ले ऑन द पिच और उनके भी होप्स बहुत हाई हैं। तो मतलब यही हम देख रहे हैं कि जो सारी टीम्स हैं लाइक यू सेड के अपना काम पूरा करके आए हैं। अनफॉर्चुनेटली बस मुझे लगता है कि पाकिस्तान से थोड़ी खुदाइयाँ हो गई सिर्फ उसमें, हाँ सिर्फ उसमें ये देखें जो प्रिपरेशन ये कर रहे थे उसमें कई टीमें हारती हुई आई हैं। इंग्लैंड भी उन टीमों में से है जो हारती हुई आई है। अभी सीरीज़ खेली अगेंस्ट इंडिया, इसमें लोग दोनों सीरीज़ हार गए। पाकिस्तान भी ट्राई नेशन हार के और उसके बाद अपना पहला मैच हार चुकी है। सो इसलिए इन टीमों को अपने आप को लिफ्ट करने के लिए ना अपनी कारकर्दगी बहुत बेहतर करनी होगी, और उन तमाम प्लेयर्स को जिनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, जिन पे डिपेंड कर रहे हैं उनको डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ हमें अभी तक कोई ऐसी सपोर्ट नज़र नहीं आई। अगर हारिस रऊफ बॉलिंग में आउट नहीं कर रहे तो नसीम शाह भी नहीं कर रहे, अगर नसीम शाह बॉलिंग में आउट नहीं कर रहे तो शाहीन शाह भी नहीं कर रहे। सो आप इसी तरह कॉम्पनसेट करेंगे ना एक दूसरे को कि भाई आज अगर मेरा दिन है तो मैं 4 आउट कर जाऊं, कल शामी 4-5 आउट कर गए ना, तो उन्होंने जो बुमराह था उसकी तो कमी पूरी कर दी कल की हद तक। आगे हमने देखना है कि किस तरह इसको कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये मॉरल बूस्टिंग होता है, कॉन्फिडेंस आपको बढ़ता है। जो आप जीतते हैं तो आप अगले मैच में पिछली चीज़ को भूलते हुए जाते हैं ना। अब वो जीते हुए होंगे तो आपको याद है हम पीछे जीते हुए हैं। अब आप जब जा रहे हैं हारे हुए तो आप यार पिछला मैच हार गए, पता नहीं इस मैच में क्या होगा। सो जब आप इस माइंडसेट के साथ जाते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अच्छा परफॉर्म करें। सर, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हो चुके हैं 2, आज तीसरा मैच है। आपकी टॉप टीम्स कौन सी हैं? आपको क्या लगता है कि बाय द एंड हम क्या देखेंगे, टेबल के हालात कैसे होंगे? देखिए जी, बीइंग पाकिस्तानी तो मैं तो हमेशा से चाहूँगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो टॉप 4 में आए। टास्क बहुत मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनको दोनों मैचेस जीतना ज़रूरी हैं। लेकिन जो मुझे अच्छी टीमें नज़र आ रही हैं ग्रुप में, जो कि न्यूजीलैंड मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी टीम है। इंडिया इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। ऑस्ट्रेलिया को डेंट पड़ा क्योंकि उनके सारे के सारे जो प्लेयर्स थे वो अनफिट हो गए, उनकी पूरी नई टीम है। इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही है। सो इसलिए उस ग्रुप में मुझे साउथ अफ्रीका समहाउ द अदर ऐसी टीम नज़र आ रही है कि जो ऊपर जाती हुई, अगर अफगानिस्तान अपसेट कर देता है अफगानिस्तान के लिए, तो अब ऑस्ट्रेलिया को जीतना भी आसान हो गया। सो आई विश के अफगानिस्तान, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका फ्रॉम द अदर ग्रुप। चलें, हमें सर हारून के तो मिल गए हैं फेवरेट्स। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे रात को पोस्ट मैच डिस्कशन के लिए। देखते रहिए चैंपियन का फैसला, ओनली ऑन नियो न्यूज़।